Hello everyone. So today we will solve the paper of HPCL Rajasthan Refinery Limited. इसका जो शॉर्ट फॉर्म था वो HRRL था, ठीक है। और यह जो एग्जाम हुआ था वो आपका हुआ था 7 अगस्त 2021 को, ठीक है। और ग्रेड जो थी वो E1 और E2 इंजीनियर ग्रेड थी इलेक्ट्रिकल की। HPCL का अकेला पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं और ये है HRRL का पेपर। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों की तरफ। So this is the first question. In recursive systems, the output depends. तो आप देख सकते हैं कि ये जो सब चीजें हैं एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होती हैं, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जैसे कि नॉन रिकर्सिव सिस्टम क्या होता है, और रिकर्सिव सिस्टम में जो वैल्यूज होती है, जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट इनपुट, पास्ट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पे। नॉन रिकर्सिव के केस में प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देख सकते हैं ए आपका प्रेजेंट इनपुट है, ए आपका पास्ट इनपुट है, ठीक है। और जब आउटपुट प्रीवियस आउटपुट की बात आती है तो y ऑफ n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट आउटपुट। तो प्रेजेंट, पास्ट और प्रीवियस आउटपुट क्या हो गया आपका रिकर्सिव सिस्टम, और नॉन रिकर्सिव में केवल प्रेजेंट और पास्ट इनपुट आएंगे। फॉर एन आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो जैसा आप जानते हैं कि मैग्नेटाइजेशन कर्व जो होता है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में वो कैसा बनता है आपका, लीनियर बनता है ना। कुछ इस प्रकार का आपका जो मैग्नेटाइजेशन कर्व बनता है वो लीनियर बनता है, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन होती है आपकी, efficiency is 100%, winding resistance are negligible, core losses are negligible, all the flux is confined to the magnetic core, perfect linear, inductance leakage is zero, और infinite permeability. Next, how many general purpose registers are there in 8085 microprocessor to store 8-bit data? तो देखिए ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं BCDEHL, ठीक है। और इसमें भी पेयर बनती है आपकी BCDEHL, और ये जो BCDEHL है वो 8 बिट डेटा के लिए है, और 16 बिट ऑपरेशन के लिए हमें इसको पेयर में कन्वर्ट करना पड़ता है, BCDE और HL। If K represents the open loop gain, then K approaches zero, the root loci approaches towards। तो रूट लोकस डायग्राम अच्छे से जानते हैं, एक एस प्लेन में प्लॉट करते हैं हम, ठीक है, ऑफ द लोकाई ऑफ क्लोज लूप पोल्स विथ ओपन लूप गेन के। अगर के की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा रूट लोकाई का ब्रेक अवे पॉइंट। और जब के जीरो को अप्रोच करता है तो वो ओपन लूप तरफ की, ओपन लूप पोल्स की तरफ क्या करता है, अप्रोच करने लगता है। तो इस सारे पॉइंट से आप इसको देख सकते हो, एस के इंक्रीजेस टू जीरो, द क्लोज लूप पोल्स बिगिंस एट ओपन लूप पोल्स एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ओपन लूप जीरोस। द थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट। तो आप देख सकते हैं केवल आपको वोल्टेज डिवीजन रूल का अप्लाई करना है। A 50 centimeter long conductor is placed in a uniform magnetic field flux density. If the conductor carries a current of 15 ampere, determine the force on the conductor। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL, ठीक है। B आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, I आपका करंट है, और L आपकी क्या है, लेंथ है, जो कि आपके कंडक्टर की गिवन है। Which of the following fault is symmetrical fault of a three phase line? तो देखिए ट्रिपल लाइन और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो होते हैं वो हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, और लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है हमारे, वो कैसे है, हमारे अनसिमेट्रिकल है। ये तीनों कैसे फॉल्ट है, हमारे अनसिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 50%, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। तो देखिए लोड फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है
एनुअल लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है यूनिट जनरेटेड अपॉन मैक्सिमम डिमांड इनटू टी, जो कि टाइम है हमारा। ठीक है, अब लोड फैक्टर इन्होंने 50% गिवन दिया हुआ है। यूनिट जनरेटेड हमारा क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम डिमांड है हमारा 100 मेगावाट, और टी कैसे लिखेंगे हमें 365, ईयर की बात करी है उसने, तो 365 इंटू 24 हावर्स। The steady state error is determined as the difference between reference input and the system output is। तो देखिए, जो स्टेडी स्टेट एरर जो होता है आपका, ये एक ऐसा डिफरेंस है बिटवीन द इनपुट। ठीक है, इनपुट मतलब कमांड, और आउटपुट ऑफ अ सिस्टम, जिसमें लिमिट जो होती है आपकी, वो लिमिट, और जो टाइम है वो आपका कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में यही लिखा है कि द टर्म स्टेडी स्टेट एरर जो होती है हमारी, इट यूज फॉर एरर। ठीक है, एरर के लिए होती है दैट अकर्स बिटवीन द सेट इनपुट टू द कंट्रोल सिस्टम, यानी कि रेफरेंस इनपुट टू द कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स आउटपुट। ओके, आफ्टर इट हैज सेटल्ड डाउन इट्स इज इनफाइनाइट। सो टाइम वैल्यू जो होगी आपकी इनफाइनाइट तक जाएगी स्टेडी स्टेट एरर में। फाइनल वैल्यू जो वैसे हम बोलते हैं, स्टेडी स्टेट एरर का मतलब है, स्टेडी स्टेट का मतलब है फाइनल वैल्यू। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ in the stator of a 4-pole induction motor is 50 Hz and that in the rotor is 1.5 Hz. Find the speed at which the motor is running। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको फाइनली जो निकालना है वो मोटर की स्पीड निकालनी है, यानी कि एन आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, सबसे पहले आप एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्लिप एफ आर अपॉन एफ होता है, फिर एन आर इक्वल टू एन एस 1/s, यानी कि 3 स्टॉप आपको फॉलो करना है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज कर्ल। सो हम जानते हैं कि द कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट। कर्ल और जो डाइवर्जेंस है आपके वेक्टर फील्ड की क्या है, मेजरमेंट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो generally the curl of any vector point function gives the measure of angular velocity at any point of the vector field। It is the curl of any vector point function gives the measure of angular velocity at any point of vector field। Which of the following time intervals is not included in the total turn on time of a thyristor। तो देखिए, डिले टाइम, राइज टाइम, स्प्रेड टाइम और राइज टाइम जो है वो आपके आते हैं टर्न ऑन टाइम में, और गेट रिकवरी टाइम जो होता है और रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो आपका आता है टर्न ऑफ के टाइम में। ठीक है, ये टर्न ऑफ की टाइम है और ये आपके टर्न ऑन के टाइम है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थायरिस्टर जब आप पढ़ेंगे, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर, तो आपको पता चल जाएगा कि डिले टाइम, स्प्रेड टाइम और राइज टाइम कहाँ है, और गेट रिकवरी टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम किस तरफ आते हैं। Which of the following is incorrect with regard to open loop control system। तो हम जानते हैं अच्छे से कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट को यूज इंक्लूड नहीं करते हैं। Which fault is symbolized by the following figure। देखिए, आपको देख के लग रहा है ये क्या आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। ठीक है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है क्योंकि दो लाइन को टच कर रहा है। ठीक है,
अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड होता तो कुछ इस प्रकार बनता, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड होता तो कुछ इस प्रकार बनता, लाइन टू लाइन फॉल्ट होता तो कुछ इस प्रकार से होता। ठीक है। द रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय अ मैग्नेटिक सर्किट of a unit length and a unit cross section is called। सो आप सभी लोग जानते हैं कि रिलेक्टिविटी का मतलब है अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द परमिएबिलिटी आल्सो। तो जो रिलेक्टेंस ऑफर करता है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर सॉरी फॉर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम? रिलेक्टिविटी। एंड परमिटिविटी इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। Which of the following devices is also known as COMFET? COMFET का फुल फॉर्म होता है कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमारा क्या है? कॉम्फेट है। और जो आईजीबीटी होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर और कॉम्फेट, इनके क्या है? सेम क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है शॉर्ट सर्किट कैपेबिलिटी ऑफ आईजीबीटी। The stator of a three-phase induction motor has 3 slots per pole per phase. Calculate the total number of slots. So आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज कैसे निकालेंगे? 3 into 3 और 3 फेज into पोल। सो यू विल गेट द नंबर ऑफ स्लॉट्स 9 पोल्स। आफ्टर दैट जो नॉर्मली होता है वो पोल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है। तो आपका जो निकल के आएगा नंबर ऑफ स्लॉट स्पीड जो निकल के आएगी, अगर हम 3000 आरपीएम के केस में लेते हैं तो 18, और अदरवाइज पोल्स जो होंगे 2, तो 3 3 9 3 27 स्लॉट्स पर पोल पर फेज सेम थिंग, और 27 into 2 that is 54। A series RC circuit has VR 12 volt, BC 5 volt, the magnitude of supply voltages। तो देख सकते हैं आप BS equals to under root of BR square plus BC square। In alternators, the coil span factor for full pitch coil is unity, and that for short circuit pitch coil is less than unity respectively। सो आप अच्छे से जानते हैं कि जो सॉरी पिच फैक्टर जो होता है हमारा और कॉइल स्पैन फैक्टर जो होता है, so is defined as the ratio of EMF generated in short pitch coil to the EMF generated in full pitch coil। ठीक है। और इसको KP से रिप्रेजेंट करते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये बेसिकली जो फैक्टर है, द फैक्ट ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग ऑन जनरेटेड ईएमएफ अक्रॉस द बाइंडिंग टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये तो हो गया आपका केपी, यानी कि ईएमएफ जनरेटेड इन शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन ईएमएफ जनरेटेड इन फुल पिच कॉइल। सो कॉइल स्पेल फैक्टर आपको याद रखना होगा फॉर फुल पिच कॉइल के लिए यूनिटी, और शॉर्ट पिच कॉइल के लिए लेस देन यूनिटी होना चाहिए। विच इज सुटेबल फॉर द ड्राइविंग क्रेन्स एंड होइस्ट। तो हाई टॉर्क चाहिए होगा वो कि डीसी सीरीज मोटर में अवेलेबल होता है। जनरेटिंग स्टेशन हैज अ कनेक्टेड लोड ऑफ 50 मेगावाट एंड मैक्सिमम डिमांड 20 मेगावाट। फाइंड द डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर होता है आपका मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑपरेशन। तो देखिए एडिशन, अटेन्यूएशन, एम्पलीफिकेशन, ये क्या है? आपके एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑपरेशन के पार्ट है। एक्सपेंशन इज नॉट दैट पार्ट ऑफ द दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूनिडायरेक्शनल। सो मॉसफेट भी आपका यूनिडायरेक्शनल, केवल ट्राइक ऐसी डिवाइस होती है इसमें जो कि बाई डायरेक्शनल होती है। मॉसफेट, एससीआर आपके यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस हैं। In an 8085 microprocessor, which of the following instructions means jump?
to 16-bit address if the sign flag is set। तो देखिए जंप इंस्ट्रक्शन जो होता है वो JMP और JM 16 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। कैलकुलेट द हाईएस्ट स्पीड at which 60 Hz alternator can be operated। So we know well NS 120 into 60 upon 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6 और 12 3 3600 RPM। For the following circuits you have to find the conductance। कंडक्टेंस आपका होता है रेजिस्टेंस का इनवर्स। तो G इक्वल्स टू 1/R और R आपको 10 किलो ओम गिवन है, तो आपका कितना हो जाएगा 100 माइक्रो सेकेंड्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नोड्स इन द फॉलोइंग सर्किट्स। सो आपको दिखाई दे रहा होगा आसानी से नंबर ऑफ नोड्स आपके कितने होंगे, 3, 1 2 और 3, 3 नोड्स और 5 ब्रांचेस 1 2 3 4 और 5। ठीक है। Which type of chopper operates only in second quadrant? सो क्लास बी आप चॉपर को जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने। क्लास बी चॉपर और सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर भी इसको बोला जाता है। और टाइप बी चॉपर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपको, और जो कि देख सकते हैं आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वोल्टेज V1 in the following circuit। So here apply loop in this circuit। 10 minus 4i plus 8 minus 2i हमें क्या मिल जाएगा, करंट की वैल्यू। देन V1 equals to IR which is equals to 12। Which law is used to obtain the differential magnetic field intensity at a point due to the differential current element। तो वो क्या होता है आपका बायोट सेवर्स लॉ। ठीक है। बायोट सेवर्स लॉ क्या होता है, क्या कहता है आपका, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड टर्न्स I करंट इंटेंसिटी, और R आपका क्या होता है, रेडियस होता है। तो बायोट सेवर्स लॉ एक ऐसी इक्वेशन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ड्यू टू करंट। ठीक है। Which of the following is not a valid property of a curl? So the divergence of curl is always non-zero। So the divergence of curl जो होता है आपका वो हमेशा जीरो होता है। The curl of a gradient, ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं ऊपर इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, पूछ सकते हैं। The curl of a gradient of a vector is zero। The curl of a vector is vector quantity। The curl of a scalar makes no sense। स्केलर किसका होगा, डाइवर्जेंस का। A network has 10 independent loops and 7 nodes। Find the number of branches in the network। तो L equals to V minus N plus 1 फॉर्मूला होता है। 10 यानी कि आपको इंडिपेंडेंट लूप्स दिए हैं, 7 आपको नोड्स दिए हैं, आपको फाइंड करना है ब्रांचेस की वैल्यू। इन 8285 माइक्रोप्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बाइट इंस्ट्रक्शन। सो जो आपको दिख रहा है आउटपुट निकालने के लिए 01H जो आपको टर्म है वो आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है, बाकी 8 बिट और 16 बिट है। इन सीरीज टाइप होम मीटर जीरो एडजस्टमेंट शुड बी डन बाय। तो जैसा आप जानते हैं कि जीरो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आप, सो चेंजिंग द शंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटर मूवमेंट। ठीक है। R1 आपका क्या है, R1 आपका करंट लिमिटिंग रजिस्टर होता है, R2 आपका क्या होता है, जीरो एडजस्टिंग रजिस्टर। ठीक है। और ये जो पॉइंटर होता है ओम मीटर का वो वर्क करता है DR स्लोबल मूवमेंट प्रिंसिपल पे। The closed loop transfer function of a linear time invariant system has multiple poles on j omega axis। Comment on the stability। So time invariant system है, if there is time variant
and multiple poles are there on the j omega axis, that is marginally stable. But here time invariant system is there, so answer is unstable system. Which of the following signals is called delta function? तो देखिए जो डिराक डेल्टा फंक्शन जो होता है आपका, वो आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन उसे कहते हैं। तो डेल्टा से आप जानते हैं यूनिट इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ डिराक डेल्टा फंक्शन आल्सो। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दी, तो हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच, v equals to mu h, as we know already the things. Next question is that a single phase half bridge inverter has a DC voltage source of 200 volt. Find the RMS value of fundamental component of the output voltage. So देखिए इन्वर्टर की बात कर रहा है और आपका फॉर्मूला होता है 4 bs अपॉन रूट 2 पाई इन द केस ऑफ आरएमएस वैल्यू। तो 180 आपका क्या रहेगा, आरएमएस वैल्यू बनाएंगे, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जब वोल्टेज होता है वो बी एस अपॉन टू होता है, बी एस अपॉन टू, बी एस अपॉन टू, सो 180 अपॉन टू विच इज 90, विच इज इक्वल्स टू बी एस अपॉन टू, then 90 volt is the answer. In which of the following cases the use of auto transformer is more economical as compared to the two winding transformer? देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर केस में पावर जो ट्रांसफर होती है दोनों कंडक्शन और इंडक्शन की वजह से होती है, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में केवल इंडक्शन फिनोमेना अप्लाई होता है। हम जानते हैं केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ज़्यादा होती है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, और ज़्यादा होने के कारण और टर्न्स रेशियो जो टू वाइंडिंग के होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो फॉर्मूला क्या अकर होता है आपका, पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली अकर होता है और पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली अकर होता है। सो B1 और B2 जो वोल्टेजेस है आपके वो मैटर करते हैं आपके, ठीक है। इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अगर ये रेशियो हाई होगा तो पावर जो कंडक्टिवली हो रही है और इंडक्टिवली हो रही है वो कंपैरिजन में मोर इकोनॉमिकल होंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। In a three-phase semiconductor, the firing angle is 30 degree. The freewheeling diode will conduct for. अगर सेमीकन्वर्टर के केस में फायरिंग एंगल जो है अल्फा वो लेस देन 60 डिग्री है, यानी कि जैसे इधर 30 डिग्री दिया है, तो फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो फ्री व्हीलिंग डायोड जो होगा उसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट द एनर्जी ऑफ अ पावर सिग्नल इज। सो हम जानते हैं एनर्जी होती है पावर सिग्नल की वो इनफाइनाइट होती है, और एनर्जी सिग्नल है 0 एवरेज पावर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आरसी फीडबैक ऑक्सीलेटर। तो हमने अभी देखा था यूपीपीसीएल में ये वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर आपका कैसा होता है, आरसी फीडबैक ऑक्सीलेटर होता है। फॉर दिस क्वेश्चन you know very well that integral of volume of divergence f dv equals to surface integral, okay, so this is flux integral. The charge density of a surface charge is measured in, so different टाइप की डेंसिटीज होती हैं, जैसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज अ क्वांटिटी ऑफ चार्जिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, मेजर्ड इन कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, कूलम मीटर पर क्यूब, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, क्योंकि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है आपका कूलम मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज डेंसिटी को। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग कौन सी चीज इनकरेक्ट है, तो इट हैव हाई एक्यूरेसी हम जानते हैं, नो हिस्टेरिसिस है बिल्कुल, हाई टॉप टू वेट रेशियो, नॉन यूनिफॉर्म स्केल नहीं होती, इट इज मेजरमेंट, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डीसी, एंड वहां पर हमें यूनिफॉर्म स्केल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज आर नॉर्टन करेंट
Norton circuit with 10 ampere current source and 15 ohm Norton resistance is connected across a 5 ohm load resistance. The current in the 5 ohm load resistance. करंट डिवीजन रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो 10 एम्पियर जो आपका करंट सोर्स है इंटू 15 नॉर्टन रेजिस्टेंस के साथ अपॉन आर एन प्लस आर एल जो कि 20 हो जाएगा. Which of the following systems is an example of dynamic system? तो देखिए पहले तो डायनामिक सिस्टम क्या होता है. डायनामिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है in which output at any instant of time depends on input. Output depends on input. और अदर वर्ड्स में कहें तो द सिस्टम इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट और फ्यूचर इनपुट. देखिए इसमें पास्ट और फ्यूचर इनपुट पे कुछ पास्ट इनपुट पे किस पे डिपेंड कर रहा है. पास्ट इनपुट आपका है एक्स ऑफ माइनस एन. ठीक है. पास्ट और फ्यूचर इनपुट पर जो डिपेंड करे वो आपका डायनामिक सिस्टम होता है. जैसे कि आपके वाई टी टू एक्स टी एग्जाम्पल हो गया. और अगर हम स्टैटिक सिस्टम की बात करें तो स्टैटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द इनपुट सैंपल एट द सेम टाइम. ठीक है. और कह सकते हैं कि सिस्टम इन विच आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट. केवल जो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करे वो आपका है स्टैटिक सिस्टम. और इसमें पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ फ्यूचर इनपुट पे भी. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द सिग्नल फ्लो ग्राफ अ लूप विथ सिंगल नोड एंड सिंगल ब्रांच इज कॉल्ड. तो उसको क्या बोलते हैं. सिग्नल फ्लो ग्राफ जो आप ग्राफ देखते होंगे उस पर ऐसा कुछ अगर ग्राफ बनना है तो ये आपका सिंगल नोड है. ठीक है. देख सकते हैं हम कुछ नहीं है बीच में और सिंगल ब्रांच है तो इसको क्या बोलते हैं हम सेल्फ लूप. फॉर अ सीरीज स्ट्रिंग ऑफ 6 SCR एफिशिएंसी इज 90%. फाइंड द डी रेटिंग फैक्टर. तो देखिए डी रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है आपका 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी और या फिर 100 माइनस परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी. तो 100 माइनस 90 कर देंगे तो हमारा रहेगा 10%. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन. तो देखिए सुपर हीटर, कंडेंसर, बॉयलर ये आपके स्टीम पावर स्टेशन के पार्ट्स हैं. बट पेन स्टॉक आपका किसका पार्ट है. पेन स्टॉक आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का पार्ट है. एक 120 वोल्ट की डीसी मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है और बैक ईएमएफ भी गिवन है. फाइंड द आर्मेचर करंट. तो देखिए E इक्वल टू वी माइनस आई आर होता है. इधर से आप आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी टर्न ऑफ बाय अ नेगेटिव गेट पल्स. तो देखिए एससीआर की एक प्रॉब्लम थी कि वो जब ऑफ कर रहे थे तो फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत पड़ रही थी. लेकिन जीटीओ जो गेट टर्न ऑफ होता है वो आपका नेगेटिव गेट पल्स के थ्रू टर्न ऑफ हो जाता है. इन सीआरओ द डिले लाइन इंट्रोड्यूस डिलेस ऑफ. देखिए वर्टिकल सिग्नल में जो डिले लाइन होती है उसका डिलेस का जो टाइम होता है वो 150 नैनो सेकंड से 1 मिली सेकंड होता है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अ 250 वोल्ट शंट मोटर इज गिवन. आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दिया है और N1 की वैल्यू दी है ऑन फुल लोड and takes an armature current of 20 ampere. If resistance of 1 ohm is placed in the armature circuit, find the speed at full load torque. तो देखिए सबसे पहले आपको बैक ईएमएफ फन निकालना पड़ेगा बी माइनस आई आर ए. ठीक है. जो कि 240 आ जाएगा. दूसरा आपको 1 ओम आपका इंसर्टेड हो गया है तो 1.5 आपका क्या हो जाएगा आर ए की वैल्यू. तो 220 आपका E2 हो जाएगा. और हम जानते हैं E इक्वल टू पी फाइव एन जेड अपॉन 60 ये होता है. वहां से आप E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 लिख सकते हैं. सारी वैल्यूज पुट करने के बाद N2 की वैल्यू कितनी आएगी 550 आरपीएम. बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 1 ओम है इसको जब इंसर्ट किया तो 0.5 ओम बिकम्स 1.5 ओम. द क्लोज लूप वोल्टेज गेन ऑफ इज 1. सो वोल्टेज फॉलोअर सर्किट जो होता है जो जिसमें आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है उसका वोल्टेज गेन 1 होता है. ठीक है. नोन ऐसा वोल्टेज फॉलोअर. इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन IV की वैल्यू गिवन है, IC गिवन है, कलेक्टर करंट और बेस करंट. करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपसे पूछा है. करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है अल्फा IC अपॉन IE और IE होता है आपका एमिटर करंट IB प्लस IC. रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्यूटेशन टेक्निक्स इज अ लाइन कम्यूटेशन. देखिए क्लास F कम्यूटेशन को हम लाइन कम्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं.
इस लाइन कम्यूटेशन के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि जब नेगेटिव सप्लाई हम अप्लाइड करते हैं तो हमारा जो SCR है वो टर्न ऑफ हो जाता है। अब जो लाइन आपका क्लास F कम्यूटेशन है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, लाइन कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन और क्लास F कम्यूटेशन। Welted cables used to deliver three-phase power are generally used for the voltages up to 11 kV और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में इसकी वैल्यू कभी-कभी 22 kV भी रीच हो जाती है। अगर मैं बात करूँ दूसरे जैसे कि स्क्रीन्ड केबल भी होता है, स्क्रीन्ड केबल्स इसकी होती है 22 kV से 66 kV। एक होती है प्रेशर केबल होता है बियॉन्ड 66 kV, ठीक है। As compared to half bridge inverter, in a full bridge inverter, the output power delivered to load is। तो देखिए कंडीशंस होती है फुल ब्रिज इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ यूएस होता है, इसीलिए पावर क्या होती है उसकी 4P। हाफ ब्रिज इन्वर्टर में वो क्या होता है Vmax होता है हमारा यूएस, यानी कि वोल्टेज यूएस हमारा वोल्टेज है, सो पावर हो जाती है P। Which of the following is not a desirable property of operation amplifier? तो हम जानते हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, लार्ज ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है और लार्ज CMRR होता है। तो ए वैल्यू जो होगी वो हाई इनपुट इम्पीडेंस होगी। नेक्स्ट, सुपर टेंशन केबल्स आर मैन्युफैक्चर फॉर द वोल्टेज। तो देखिए जो लो टेंशन होती है वो आपकी 1000 वोल्ट होती है, ठीक है। हाई टेंशन होती है वो 11 kV की होती है। सुपर टेंशन होती है 22 kV से 33 kV होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होता है आपका एक्स्ट्रा हाई टेंशन होता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 से 66 kV होती है और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल होती है वो मोर देन 132 kV आपका होता है। तो ये सारे वैल्यूज जो है लो टेंशन से एक्स्ट्रा सुपर टेंशन वैल्यू जो है वो सारी वैल्यूज आपको याद होनी ही चाहिए। Which type of insulation material is also known as empire tape? तो एम्पायर टेप का आप जब आप सर्च करेंगे तो इसको बोलते हैं वार्निश्ड कैम्ब्रिक। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एम्पायर टेप जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल टेप भी कहते हैं और साथ ही साथ इंसुलेशन टेप भी इसको बोला जाता है, इंसुलेशन टेप। तो आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक प्रेशर सेंसिटिव टेप है जो कि यूज टू इंसुलेट इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड अदर मटेरियल्स दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एनर्जी मीटर द मेजर कॉज ऑफ क्रीपिंग। तो क्रीपिंग आप अच्छे से जानते हैं एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करने लगती है कंटिन्यूसली जब आप उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्रेशर कॉइल पे। तो क्या होता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है करंट कॉइल पर आपको डिस्क रोटेट हुए दिखती है, ठीक है। एक ऐसा एरर है। अब क्रीपिंग होती क्यों है? तो क्रीपिंग अकर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फ्रिक्शन, ठीक है। एक्सेसिव फ्रिक्शन के कारण होती है या फिर ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन भी उसको हम कह सकते हैं। In DC machine, use of wave winding is prohibited if the armature current exceeds। तो देखिए वेव बाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स होता है वो 2 होते हैं, ठीक है। तो जो आर्मेचर करंट्स जो कितनी वैल्यू पूछी है उसने, तो यूज ऑफ वेव बाइंडिंग इज प्रोहिबिटेड कितनी लिमिटेड होनी चाहिए, तो 300 एम्पियर तक करंट इतना वेव बाइंडिंग तक होना चाहिए। In a 6-node network, how many node voltages will be defined for nodal analysis? देखिए 6-node नेटवर्क में नोडल एनालिसिस लगाने के लिए n-1 नोड्स वोल्टेज आपको रिक्वायरमेंट होते हैं। सो द आंसर इज n-1। The electric flux passing through any closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface। ये आपका होता है गॉस लॉ। सो गॉस लॉ डिफाइंस दैट किसी भी क्लोज सरफेस पे जो चार्ज होता है एनक्लोज सरफेस पे होता है उसको वो बोलते हैं, वो डिफाइन करता है आपका गॉस लॉ, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई और रिप्रेजेंटेशन आपका होता है क्लोज सरफेस ऑफ E इंटू डी ए अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज
y that surface। इम्पीडेंस आपको फाइंड करना है, आसानी से निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपका इन कॉमन बेस कन्फिग्रेशन आई आई सी गिवन है, आई भी आपको फाइंड करना है। इंडक्शन टाइप वॉट मीटर के अंदर वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल दोनों कैसी होती है, आपकी स्टेशनरी होती है। तो डायग्राम आपका जो है इंडक्शन टाइप वॉट मीटर का कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देख सकते हैं आप करंट कॉइल और प्रेशर यानी कि पोटेंशियल कॉइल यानी कि वोल्टेज कॉइल आपकी कैसी है, स्टेशनरी। द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एडवांस्ड यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल एन प्लस के एच। तो देखिए ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेल एन प्लस के का वो होता है जेट ट्रांसफॉर्म केस में एक्स ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर के, ठीक है, और डेल एन माइनस के रिस्पेक्ट में होता है एक्स ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर माइनस के। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड इन दी, so that is used for the moving iron type, or for the PMMC it is the eddy current damping. Laplacian of a scalar V is denoted as, that is del square V. Next, which of the following type of instruments can be used for AC, that is induction type instruments? Consider the following Bode function g of s of s tan upon s s plus 2 the gain for the construction of Bode plot। तो टू मेथड्स होते हैं, s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट लेनी पड़ेगी, तो लिमिट एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 10/2 विच इज द गेन 5। अ ट्रायंगुलर वेव कैन बी जनरेटेड बाय, सो ट्रायंगुलर वेव अगर आप स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करते हैं देन यू विल गेट द ट्रायंगुलर वेव, और डिफरेंशिएट करने पे ट्रायंगुलर को आपको उल्टा मिल जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस अप्लाइज टू लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। सो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका वो लीनियर फंक्शन और टाइम इनवेरिएंट फंक्शन के लिए वैलिड होता है। अ वोल्टेज मल्टीप्लाई विद अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 3 तो उसको बोलेंगे वोल्टेज ट्रिपलर, और डबल के लिए वोल्टेज डबलर। Which of the following condition is required to be satisfied if a continuous time signal x of t is said to be even? तो इवन केस की कंडीशन में f ऑफ t जो होता है आपका वो f ऑफ माइनस टी होता है, दैट इज फॉर इवन सिग्नल। In the case of odd signal, f of t equals to minus of f of minus t, that is odd signal. In signal flow graph, the output node has, देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ आप जानते हैं उसमें आउटपुट नोड क्या होता है, इनकमिंग ब्रांचेस बट नो आउटगोइंग ब्रांचेस। सो आउटपुट नोड पे मान लीजिए आउटपुट नोड है, इसमें इनकमिंग ब्रांचेस होगी, इधर से आपका कोई आउटपुट ब्रांच कर नहीं होगा। What is the ohm per volt rating of the voltmeter with 25 microampere movement? तो देखिए सेंसिटिविटी के बारे में पूछ रहा है, सेंसिटिविटी होता है आपका 1/IV। Which of the following system is a time variant system? देखिए टाइम वेरिएंट सिस्टम आपका y of n x n स्क्वायर होगा, जब आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू दी टाइम के साथ आपका आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ वेरी करेगा। Which of the following is not a valid disadvantage of low power factor? So large copper losses, yes. Greater conductor size, poor voltage regulation, smaller kVA rating of equipment। तो ये आपका वैलिड डिसएडवांटेज नहीं है लो पावर फैक्टर का, ये कुछ भी हो सकता है, स्मॉलर केवीए रेटिंग का ट्रांसफार्मर लिया है, हमें पावर फैक्टर से मतलब है कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए।